बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के बाद ज़िमनी इंतखाब ये सबसे बड़ी तादाद के अंदर हुए। वो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद अब एक बार फिर से जो इंतखाबी दंगल सजा है, ये 13 हल्कों का सजा है, जिसमें से अगर बात की जाए तो 7 हल्के वो हैं जो कि पंजाब असम्बली के हैं और 6 नेशनल असम्बली के हल्के हैं। और इसमें अभी मजमूई तौर पर तकरीबन मैक्सिमम सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस साल अगस्त में तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं को नाअहल किया था, उन नशिस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं और वो 9 मई के केसेस थे जिनमें उनको नाअहल किया गया था। अब इस वक्त मजमूई जो सूरत हाल है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि जो ताज़ा तरीन नताइज हैं, जिसमें फैसलाबाद NA 104 का हल्का है या दीगर जो हल्के हैं, उसके अंदर अभी भी वोटिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन 2 ऐसे हल्के थे जिसमें बायकॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन ने साल अगस्त में तहरीक इंसाफ के जो 9 रहनुमाओं को नाअहल किया गया था, उसमें ये तमाम सिलसिला जारी रहा है। NA 129 मियाँ अजहर साहब की वफात के बाद जो हल्का खाली हुआ था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया, जबकि उसके अलावा हरीपुर में उमर अयूब साहब की अहलिया जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। NA 18 का ये हल्का है और यही इस वक्त जो है वो सबसे अहम हल्का समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्लोज मुकाबला दोनों जमातों के दरमियान चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि जिन हल्कों से उनके अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया गया है, उन पर पार्टी अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। और तहम NA 18 हरीपुर के हवाले से मैंने आपको बताया कि जिसमें ये तमाम तो सूरत हाल है। और जो लीडर तहरीक इंसाफ के नाअहल हुए थे उनका जिक्र करते हैं और फिर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और फिर ताज़ा तरीन जो नताइज हैं वो भी आप तक पहुँचाते हैं कि उमर अयूब साहब जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, उनको नाअहल करार दिया गया था। उसके अलावा ज़रताज गुल साहिबा थी, फिर साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, राय हसन नवाज़, राय हैदर अली ख़ान और इनके अलावा दीगर रहनुमा थे जिनको नाअहल करार दिया गया था। अब अगर ताज़ा तरीन नताइज के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त NA 129 लाहौर के हवाले से बात की जाए तो चौधरी अरसलान पीछे हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आगे हैं। NA 104 में भी मुस्लिम लीग नून आगे है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। और इसके साथ साथ NA 18 हरीपुर में नून लीग अब इस वक्त आगे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे। और इसमें जो है वो मुकाबला जारी है। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो रहनुमा है आज़ाद हैसियत में है, लेकिन उमर अयूब साहब की अहलिया हैं तो वो कभी उनका पलड़ा भारी होता है, कभी नून लीग के रहनुमा का पलड़ा भारी होता है। NA 129 लाहौर में भी चौधरी अरसलान पीछे हैं और हाफिज़ नोमान जो है आगे हैं। इस तरह जो नताइज आते रहेंगे आप तक वो नताइज पहुँचाते रहेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, फ़ारूक वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी इस तमाम सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इन इंतखाबात का इम्पैक्ट जो है वो क्या रहा है और इन इंतखाबात के बाद मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद सीटें कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में उनके पलड़े में आ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अगले जनरल इलेक्शंस तक क्या होगा, ये तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब से जो है वो आगाज़ करेंगे। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त तो इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो बज़ाहिर एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है उसमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी सीट्स पर कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। एक सीट हरीपुर के अलावा वो उसमें अभी क्लोज बैटल जारी है। आप क्या देख रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा ही होना था, कुछ सरप्राइज़ नहीं है? और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया ये भी कोई सरप्राइज़ नहीं था और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठीक था बायकॉट करने का? शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मेरे जो एक भाई किस्म के बड़े सलीके के छोटे 2 भाई बैठे हैं, इनसे और आपसे एक इजाजत लेनी है, ये पूछना है जी कि ये प्रोग्राम कितना कुछ संजीदा है और उसमें कितना कोई ह्यूमर डाला जा सकता है। हम तो आपकी जो भी राय हो वो ह्यूमर के जरिए हो या संजीदगी से हो, हम उसका एहतराम भी करते हैं और हम उसका इंतजार भी करते हैं। पहला मेरा तबसरा तो यह है कि अगर नून लीग का जो कैंडिडेट हार जाए उसको 100 कोड़े मारने चाहिए इन हालात में। अच्छा, दूसरा मेरा तबसरा यह है कि ये सारा तेरा करम है आका। और तीसरा मैं क्या कहूँ, ये इलेक्शन सिंपल सी बात है। मैंने कॉलम लिखा है चंद हफ्ते पहले जी जी, वो किसी और पैरा में लिखा। मैंने कहा जो अगले इलेक्शन होंगे ना वो RTS प्लस फॉर्म 47 प्लस होंगे। अच्छा, ये इनकी मेहरबानी है कि जब वो कैंडिडेट्स आ गए वगैरह, तो जिस तरह के हमारे पास इस दफा सहूलत है एक आईनी शरई अदालत की, जो पूरी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी और शरई बन चुकी है,
उसमें तो कुछ भी अप्रूव करवा लेंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये सारी जो नौकरियां या भर्तियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, अब आप क्या किया जाए, आपके प्रोग्राम में कितने गुंजाइश है? ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि आप हकीकत है कि आजादी के साथ किसी लगी लपटी के बगैर ये चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक दूसरा स्थान है, ये जमहूरियत है। इससे मैं कहूंगा तो फिर आपका प्रोग्राम पर कितना अफोर्ड कर सकेगा। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, लेकिन एक चीज तो आज तय है ना कि धांधली की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बायकॉट किया है। भाई वो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने जहां पे एक दो जगह धांधली लगवाई है, वहां पे भी उनको नाको चने चबाए जा रहे होंगे। देखें, किसको नहीं पता, मेरा शहर मियां वाली है। मेरा ख्याल है कि आप जो है ना कोई छानी लगा दें, एक मुट्ठी भर बंदे निकलेंगे इमरान खान साहब के जो मुखालिफ होंगे। अब इसमें क्या है, मेरी ये नापसंदीदा चीज है। मेरी तो तबीयत में इमरान खान की मकबूलियत गिरा गुजरती है, लेकिन क्या मैं उसके लिए अपना जो है गलतफहमी करूं या अपने आप को किसी गलतफहमी में रखूं? भाई इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि 25 करोड़ लोगों के होते हुए जिनकी एक ओपिनियन है, वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनकी ओपिनियन नहीं है, वो भरपूर ओपिनियन रखते हैं। अब इस बात में ना जाए कि उनकी ओपिनियन क्यों नहीं सामने आ रही है, कब आएगी और क्या आएगी। तो जब आएगी तो क्या इस मुल्क के बाद क्या उसका अब बात क्या इस मुल्क की सूरत हाल होगी, उसको कता नजर। लेकिन 25 करोड़ लोगों के साथ जो भयानक कमरों में बैठ के, मशीनों में बैठ के आप जो है मजाक करते हो, ये इनफैक्ट पूरे मुल्क के उन लोगों की मजाक उड़ा रहे हो जो वो रहते हैं। 8 फरवरी को नहीं देखा कि 7 फरवरी को ये इमरान खान ऑलरेडी एक मकबूलियत के झंडे उसे गाड़े हुए थे और बाकी सारी सियासी जमातों को एरिया बनाया हुआ था। अब मुझे क्या है कि मेरे लिए इतनी मुश्किल है कि इमरान खान साहब के बारे में कल मैं कहना ये ज्यादा फर्क को पता है, निजामी साहब को पता है मेरी ओपिनियन क्या है जी, कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल बताऊं। तो 9 फरवरी का इमरान खान जो था उस मकबूलियत से भी दुगना हो गया। क्या हुआ? 8 फरवरी के इलेक्शन ने उसकी सियासत को दुगना मजबूत कर दिया। जो 7 फरवरी को थी 2024 को, 9 फरवरी को ही। मैं यही तरीके से कहता था कि भाई आप क्यों रोना रोते हो, आप असल सियासत ये नहीं है कि आपकी सीटें बन गई, कोई 200 आ जाती या कोई हुकूमत ना मिलती और फिर आप कहते हैं हमें 200 पे नहीं मिल रही, हमें 200 हमारी सीटें थी, हमें 88 मिली। असल बात यह है कि आपने निजाम इलेक्शन को मुतज़्ज़ल कर दिया है और ना को चने चबा दिया और हर को पता चल गया कि वो इलेक्शन कैसे हुआ है। नो सिंबल, कोई कैंडिडेट नहीं, और लोग दीवानावार लपक के ढूंढ के इमरान खान के कैंडिडेट्स को उन्होंने ढूंढा और उनको इलेक्ट किया। मैं ये लेकिन 9 फरवरी के उस इमरान खान को अब तक फायदा क्या हुआ, क्योंकि आपने खुद जिक्र कर दिया जिस तरह की तरामीम हुई उस तमाम सूरत हाल पर मैं दोबारा आता हूं, लेकिन फारूक वड़ाई साहब से जरा आज के इलेक्शन पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं। फारूक साहब, कोई सरप्राइज तो नहीं था, मेरे ख्याल से यही एक्सपेक्ट हो रहा था, या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के बायकॉट ने ज़्यादा आसान कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, वरना टफ टाइम हो सकता था? पहली बात तो मैं नई साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये कुछ बात करके हमारे चेहरों पर, मेरे और माजिद निज़ामी साहब के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आए। मेरे ख्याल में देखने वालों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आई होगी, तो आपका बहुत शुक्रिया नई साहब। सारा दिन काम करके बंदा बोर हो जाता है। तो दूसरी बात ये कि सरप्राइज़ आज के इलेक्शन में जो आवाम की दिलचस्पी है या वोटर की दिलचस्पी है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने 2018 के इलेक्शन कवर किए हैं, 24 के किए हैं। इलेक्शन से दिलचस्पी इस हद तक है, यानी ये निज़ामी साहब को भी और न्यायी साहब को भी, मैं तो हर इलेक्शन कवर करने जाता हूँ, यहाँ तक कि अमेरिका के इलेक्शन कवर करने चला गया था। लेकिन इन इलेक्शन में मेरी दिलचस्पी ये है कि मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पर तबसरा कर रहा हूँ। एक बात तो ये कि इन इलेक्शन से शायद कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क ना पड़े। 2 हल्के इंपॉर्टेंट है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी सारे हल्के इतने रेलिवेंट नहीं है। 2 हल्के हैं, एक लाहौर का हल्का है जहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, और एक हरीपुर का हल्का है, वहाँ पर इसलिए कि PTI की गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ भी और ओपोजिशन लीडर की वजह से वो सीट खाली हुई, वहाँ पर एक कोई तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। बाकी जगहों पर तो आपको वोटर की दिलचस्पी जो है वो स्क्रीन्स पे नज़र भी आई है कि किस किस्म की उनकी दिलचस्पी है। लेकिन इसमें से ख़बर ये है कि आज के इलेक्शन के नताइज के बाद, यानी जो नज़र आ रहा है कि 5 कौमी असम्बली की सीट्स जो हैं
वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आती हैं तो उसके नतीजे में एक सादा अक्सरियत उनको हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहताजी से वो आज़ाद हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये खबर है इस सारे मामले में, इससे ज़्यादा मस्बत रिपोर्टिंग मैं नहीं कर सकता। कुछ मामलात में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ मामलात में हो जाएं, कुछ मामलात में तो पहले भी आज़ाद है, लेकिन अब ये है कि वोट लेने के लिए आपको हर बड़े काम से पहले उनको मनाना पड़ता था, वो शायद उससे चीज़ें निकल जाएंगी, यानी सादा अक्सरियत में आ जाएंगे। 2/3 में तो फिर भी पीपल्स पार्टी की जरूरत है। माजिद निजामी साहब, सूरत हाल ये कि ज़िमनी इलेक्शन में अमूमी तौर पर हमने देखा है टर्नआउट कम ही होता है, जनरल इलेक्शन में ज़्यादा होता है, लेकिन आपको लगता है कि आवाम की दिलचस्पी खत्म होती जा रही है? क्योंकि ये एक जमहूरी निज़ाम के अंदर ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर आवाम अपना वोट ज़ाहिर करके अपना एक्सप्रेशन देते हैं, बताते हैं कि वो किस निज़ाम के साथ हैं या किसके साथ हैं, लेकिन आपको लगता है कि आवाम का इंटरेस्ट कम हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। इंतहाई मोहतरम न्याजी साहब ने जिस तरह बात की तो मैं उसी से मिलती जुलती जो एक और मुहावरा है कि ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे, तो ये आज निजामी साहब थोड़ा सा आप क्या, मैं कोड़े की जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो हारे जीते वाले नहीं उनको। जी निजामी साहब जी प्लीज। उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल कर दिया ना उसकी जगह, और इंजन का कह दिया और ड्राइवर का कह दिया। जी अच्छा, इसमें देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि हम मुस्लिम लीग नून की बजाय तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात को, उनकी स्ट्रेटेजी को मोर्ते इल्जाम ठहरा सकते हैं, लेकिन इन सारे हलकों में अगर आप हल्का वाइज भी चलना शुरू करें, पंजाब की जो बाई इलेक्शंस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कभी डल बोरिंग बाई इलेक्शंस पंजाब में बहुत कम होते हैं। हमारे सामने 20 नशिस्तों के इलेक्शंस हैं, मियां हमजा शहबाज शरीफ वाले। उससे पहले 2013 में जब तहरीक इंसाफ नई अपोजिशन बन के आई, हाफजाबाद में बड़े मशहूर इलेक्शन हुए, डेरा गाजी खान में बड़े मशहूर इलेक्शन हुए, इवन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डस्का के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शन हुए थे। तो ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं वो आपको बताते हैं कि जो पल्स है वो गवर्नमेंट के साथ या ऑपोजिशन के साथ है या नहीं है। इन इलेक्शंस का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर ऑपोजिशन एक्टिव नहीं थी तो हलकों के अंदर हुकूमत भी एक्टिव नहीं थी, और उनके जो कारकुन हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के वर्कर्स हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। 2-3 ऐसे हलके हम कह सकते हैं कि जहां पे कोई रवायती हरीफ थे, जिस तरह फैसलाबाद के अंदर नवाब शेर वसीर आ गए, या छोटी सीट के ऊपर अजमल चीमा आ गए, इसी तरह डेरा गाजी खान के अंदर जो है खोसा वर्सेस लगारी का हो गया, या मुजफ्फरगढ़ में अलमदार कुरैशी और इकबाल पताफी का जो एक जाती मसला चल रहा है। इनके अलावा जितने भी हलके हैं उनके अंदर हमें इवन गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि अगर गवर्नमेंट बाई इलेक्शंस में आई है वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आई है, उनका वर्कर एक्टिव है। तो प्रॉब्लम ये है जो मेरा ख्याल है कि जुल्म हुआ है सिस्टम के साथ, वो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ निजाम में मौजूद नहीं है, उसने बाइकआउट किया हुआ है, अच्छा दूसरी जानिब ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। हमारे साथ बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर गौर साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पर 2 हल्के ऐसे हैं जहां पर बाइकआउट नहीं किया, बाकी तमाम हल्कों पर बाइकआउट किया। उन 2 हल्कों के हवाले से कितने अभी भी पुरुमीद हैं कि वहां पर कामयाबी हासिल हो जाएगी? देखिए थैंक यू। प्राइमरीली तो ये है कि यह साहब की बात थी कि KPK में N18 हरिपुर पे हमारा बॉयकॉट नहीं था और हमने सपोर्ट किया है। उमर अयूब खान साहब की मिसेस को ही टिकट दिया था और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे पास जो फिगर आए हुए हैं उसके मुताबिक से हमारे पास ऑलमोस्ट 30,000 से ज्यादा की लीड उस वक्त अवेलेबल है, और इंशाल्लाह ताला हम अपने वोट और सपोर्ट और मैंडेट का दिफा करेंगे। और हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि किसी सूरत इलेक्शन में धांधली हो, किसी सूरत अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हो, किसी सूरत सरकारी वसाइल इलेक्शन में इस्तेमाल हो। तो KPK में तो हमने बड़ा एक फ्री एंड फेयर माहौल बनाया था, और फ्री एंड फेयर माहौल का कंसेप्ट यही था कि फुल फोर्स के साथ और सिक्योरिटी के साथ अपोजिशन के सारे अरकान वो कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां मौजूद रहा,
सफदर साहब वहाँ मौजूद रहे, इनके अमीर मुकाम साहब के बाकी सारे लोग मौजूद रहे, और हमने कभी ऐसे आने नहीं दिया कि वहाँ ये फील हो कि किसी एक ग्रुप को हमने रखा है, क्योंकि पार्टिसिपेशन लोगों की हो और पार्टीज की हो तो वही आप डेमोक्रेसी कहलाते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप लाहौर में देखें तो लाहौर में बाकी जो उसके पंजाब में सीट थी उस पे एक सीट में तो बिला मुकाबले उन्होंने बंदों को बिठा करके वजीराबाद में खत्म कर दिया था, लेकिन हमारा बॉयकॉट था। और बॉयकॉट ऐसा है कि आपने देखा है कि पंजाब की हिस्ट्री में ये लोएस्ट टर्न आउट है, और जो हमारा कैंडिडेट है जहां हम इलेक्शन लड़ रहे थे वहां हम बाय एंड लार्ज बाय ऑल मींस वहां जीते हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो फॉर्म 45 अभी देखे जिस तरीके से वो बनवा रहे हैं अभी से उनकी दांदी देखे, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखे ये सीट आल्दो इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके रिजल्ट का हुकूमत पे और पार्टीज पे बाय एंड लार्ज तो कोई इतना असर नहीं पड़ना, लेकिन डेमोक्रेसी होती है पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। जब जब डेमोक्रेसी में इलेक्शन का बताया जाता है कि इलेक्शन है, वहाँ लोग खुश होते हैं कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उन लोगों को वोट देना चाहते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जिनके पॉलिसी को वो स्टैंड करते हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकते, ये मैं समझता हूँ कि इवन मौजूदा इलेक्शन पूरे कौम के लिए एक सबक है कि कब तक हम इस किस्म के इलेक्शन करवाएंगे, कब तक हम इस किस्म का इलेक्शन कमीशन रखेंगे। 1990 से इंडिया में बायोमेट्रिक सिस्टम राइज है। इस मरतबा जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं वहाँ 1 अरब 45 करोड़ की आबादी, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 31 करोड़ उसमें औरतों ने वोट पोल किया, 1.5 मिलियन वहां पोलिंग स्टेशन थे, 55 लाख जो है वहां वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, 6 स्टेजेस पे वहां इलेक्शन हुए और 543 कंस्टिट्यूएंसी थी उनकी, उनमें से सिर्फ 78 कंस्टिट्यूएंसी पे उनको कंप्लेंट आई, बाकी कभी नहीं। ये एक वेकअप कॉल है कि लेट्स पुट इन टू सच अबाउट डेमोक्रेसी। ये वेकअप कॉल तो बैरिस्टर गौर साहब, लेकिन वही ऑपोजिशन लगाती रहती है आपकी हुकूमत में, आप पर लगते रहे इल्जाम, आज आप लगा रहे हैं, लेकिन बायकॉट का ये मतलब समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सियासत वो पंजाब की है या वो नेशनल असम्बली की है, उस पर आप एतमाद नहीं करती और उससे पीछे हट रही है, ये समझे हम बायकॉट का मतलब? नहीं, देखिए बॉयकॉट हमारा एक सियासी फैसला था और दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि इलेक्शन में लोग बॉयकॉट नहीं करते, बाय एंड लार्ज ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, बॉयकॉट भी करते हैं। और हमने बॉयकॉट इसलिए किया था कि हमारी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करवाया गया था, फिर वहां वोट करवाया जा रहा था और हमें इजाजत नहीं दी जा रही थी किसी भी सूरत में, हमें कैंपेन की इजाजत नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर की इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो सबसे पहले हमें नोटिस इशू किया, पंजाब में हम उनके 12 नोटिस में लेके आ चुके हैं, किसी एक से नहीं ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लेके आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो बॉयकॉट को कोई अच्छा नहीं समझता, लेकिन हमने एज अ प्रोटेस्ट बॉयकॉट किया था। और लेकिन आपने NA 18 से बॉयकॉट नहीं किया, उसमें भी तो नाअहल हुए थे। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, देखें हम तो नाअहल नहीं, हम नाअहल हुए, लेकिन हमने तो वहां पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए, वो हमारा वो है सुबह है, तो हमने देखो ना कितना अपने अपोजिशन को टाइम दिया। तो अभी भी आप लोगों के हिसाब से तो नेक टू नेक वो चल रहा है, इलेक्शन को वो रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन हमने तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, हमने तो रिसोर्स इस्तेमाल नहीं, हमने तो मिस यूज नहीं किया। मैंने तो यही कहा था कि हुकूमत में होते हुए 2 इलेक्शन हम बाजोड़ के हारे, अगर इस किस्म के फॉर्म 45 हम बनवाते जिस तरह लाहौर में बने तो हम इलेक्शन हारते। और आप समझते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा कि ट्रेंड चेंज हो गया पंजाब में, जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी थी उसकी वजह से, इसीलिए तो नून लीग को वोट पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग गई वहां से। नहीं, इस मरतबा तो बिल्कुल वोट नहीं पड़ा, इनको नेक्स्ट नाम पे इनका नाम निशान तक नहीं होगा। अवाम समझ गई थी, अवाम जानती है अच्छी तरह से, ये लोग अभी भी समझते हैं कि अवाम जो है वो कोई बेर बकरी है, उनको नहीं पता। हालात की नजाकत को देखते हुए शायद लोग बाहर नहीं निकलते, हालात की नजाकत की वजह से मजीद जितना वो नहीं बोल सकते वो अलग बात है, लेकिन आज जो टर्न आउट हुआ मैं ये समझता हूँ ये सिस्टम पे नो कॉन्फिडेंस है, मैं ये समझता हूँ ये खान साहब की जो नजरिया है और उनका नैरेटिव है ये उसकी जीत है। तो ये नताइज को भी तस्लीम कर लेंगे बैरिस्टर गौर साहब? मैं आपकी इजाजत से वैसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए मैं तो ये जरूर कहूंगा कि नताइज जो भी अवाम का होगा वो नताइज तो बाय एंड लार्ज तो जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन है। अगर आप एक कैंडिडेट को इजाजत नहीं देते पार्टिसिपेशन की, फिर आप उनको वोट काउंट नहीं करते। लाहौर में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाहौर को आपको दिखाते हैं जी,
आप उनको खुद वहां मालूम करें, लोग जो वहां मौजूद है, हमारे पास तो वीडियो है, हम कहाँ लेके जाए? अदालत में लेके जाए, वहां सुनवाई नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो समझता है, जो आईनी जिम्मेदारी उनके पास है, वो आईनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने में नाकाम हो चुके हैं। अगर आप इतने प्रोटोकॉलों के साथ घूम फिर रहे हैं और आप सारे, मैं तो चाहता हूँ कि देखें एट द एंड ऑफ द डे ये 25 करोड़ अवाम है। अभी ये निजाम अगर फ्रॉड है, आएंगे, लोग जीतेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि निजाम फ्रॉड है, तो फिर 2 हलकों में भी इलेक्शन लेने की बुनियादी वजह, हरिपुर में खास तौर पर इलेक्शन लड़ने की क्या वजह है? मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए वी हैव टू टेक द लीड वन वे और द अदर, और वो ये कि जिस सिस्टम में आवाम की आवाज को दबाया जाता है उसको आप नफी कर दे और सिस्टम को ऐसी स्ट्रगल करे कि उसमें रिफॉर्म आ जाए। और सबसे पहला रिफॉर्म आपने जो लेके आना है वो इलेक्शन में लेके आना है, ताकि आवाम का मैंडेट उनको मिले जिनको आवाम ने मुंतखब किया। तो अगले जनरल इलेक्शन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही अब हिकमत अमली होगी कि अगर कहीं भी पार्लिमानी सियासत के हवाले से वोट होता है, इलेक्शन होता है, तो उसका बायकॉट रहेगा? नहीं, वो तो हमने केस टू केस बेस पे किया है। हम तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे लाहौर में, इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिलहाल हमारा जो बॉयकॉट था वो इस एक्सटेंट के तक कि हमारे साथियों को डिस्क्वालीफाई कराया गया, उन पे हमारा बॉयकॉट है। तो हरिपुर में भी तो यही हुआ था बैरिस्टर साहब, हरिपुर में भी तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वहाँ इलेक्शन क्यों लड़ रही है तहरीक इंसाफ? बड़ाई साहब आप सही फरमा रहे हैं, वो आपने वहाँ कहा है, लेकिन मैंने अर्ज किया कि यस वहाँ भी डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन इलेक्शन में हम चले गए। वो हमारी हुकूमत है, वहाँ हमने तो अपने अपोजिशन को नहीं रोका। हमने तो कोई एक कंप्लेंट दिखाए जो हमारे खिलाफ उन्होंने दिया हो कि हमने उनको रोका। देखो हमसे ज्यादा उन्होंने स्टिकर लगाए, पोस्टर लगाए, लोग आए, ज्यादा प्रोग्राम किए। एक जलसा हम करते तो एक जलसा वो करते हैं। जिस तरह हमारे साथ पुलिस कर किसी जगह पे तो उनके साथ पुलिस है, उनको कहो कभी किसी ने रोका? आपकी सारी मीडिया वहां मौजूद है। अगर ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पहले मिल चुका होता, हमारे बाय इलेक्शन में होता, तो हम क्यों बॉयकॉट करते? ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई ट्रेंड तब्दील हुआ है पंजाब के अंदर। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीटीआई के वोटर ने पीएमएलएन को वोट दिया है, ट्रेंड इतना तब्दील हो गया है। इस पर न्याजी साहब की राय जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, राना सनाउल्लाह साहब कुछ देर कबल एक टीवी चैनल पर बैठ कर फरमा रहे थे कि वोटर का टर्न आउट जो है और उसका ट्रेंड जो है वो तब्दील हो गया है। पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत ने इतने अच्छे से काम किए हैं कि इसी वजह से तो उनको वोट भी मिल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बायकॉट भी करके चली गई। आपको क्या लगता है कि वाकई ही जो कुछ जब से ये जनरल इलेक्शन हुए और अब तक वोटर का नज़रिया या वोट या ट्रेंड तब्दील हुआ है? मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बखूबी आगाह हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और मैं उन चंद सियासतदान हैं जिनको मैं जिनकी दिल की गहराइयों से उनकी इज्जत करता हूँ। उनकी सगैस्टी की वजह से, उनकी अकल, फहम, फरासत और उनकी जो एक वो बेरस है सियासत के अंदर, तो मुबारक हो राना साहब। अगर इतना ट्रेंड तब्दील हो गया यकदम, ये ट्रेंड शहबाज शरीफ साहब को तो किस्मत में नहीं था। जिनका कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में उनसे ज्यादा गैर मामूली वजीर आला पाकिस्तान के किसी सूबे को नहीं मिला। हर एक को पता है, आप बेशक अभी इसकी रेटिंग करवा लें, एवेल्युएशन करवा लें, 1947 से लेके आज तक कि शहबाज शरीफ के साथ का टक्कर को है, तो 2018 का रिजल्ट क्या था, और फिर 2022 का रिजल्ट है या इमरान खान साहब की सियासत है, वो तो फिर मुजदार साहब की मरहून मिन्नत है। देखो अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर ये मान लिया जाए कि इमरान खान साहब ने मकबूल शहादत की है, और जो जून या जुलाई में निजामी साहब करेक्ट करेंगे 2022 में जो 20 MPs के इलेक्शन हुए थे, मेरे ख्याल जून था या जुलाई था 2022 में, तो वो जब किए थे तो वो भी मेरे इसका मतलब है कि मुजदार साहब की जो लेगेसी आ रही थी उसी के ऊपर मिले होंगे। देखो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर सियासतदान को पता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत क्या है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है एक बयानिए की मरहून मिन्नत है, वो किसी कारकर्दगी या मंशूर की मरहून मिन्नत नहीं है। नवाज शरीफ से साहब की जब मकबूलियत थी तो उनसे किसी ने नहीं पूछा था कि आपने पिछले दौर के अंदर क्या काम किए, क्या काम किए, ना उन्हें बताया।
एक बयानिया था जो उन्होंने 2007 से लेकर 2021 तक, वो नंबर 1 भी थे, नंबर 2 भी थे, नंबर 3 भी थे, नंबर 4 भी थे, नवाज शरीफ साहब। और वो इमरान खान साहब जो दिसंबर 2021 के अंदर सियासत के अंदर कोई उनको चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं, तो इतने गैर मकबूल थे कि उनके सारे एमएलए एमपीएस जो है वो जाए पनाह ढूंढ रहे थे, लंदन नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच रहे थे तरीकों से, वसीलों से। जरदारी साहब का मशहूर जमाना एक बयान था कि अगर नवाज शरीफ 30-35 बंदों को टिकट दे दे तहरीक साहब के एमएनए को, तो मैं इमरान खान की साहब की हुकूमत कल गिरा दूंगा। हमारे दोस्त हमारे पास आते थे, कहते थे हमारा इलेक्शन नहीं बनता। वो क्या मंत्रा था और क्या वो जो एक जो चीज जादू की छड़ी घूम गई थी कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है सिफर हो गई और इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो 7वें आसमान को छूने लग गई एक गड़े से निकल के। सिर्फ एक बयानिया था जो इस मुल्क के अंदर अरसे कदीम से चलता है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भुट्टो साहब ने अपनाया, 4 चांद लगे। 58 का मार्शल आर्ट बहुत पॉपुलर था, 59 में कयूम खान ने वो अपनाया। 80 मील लंबे जुलूस पंजाब से निकाले, केपी के लीडर थे। ये सारे जो थे फराज चौधरी साहब ने अपनाया, 4 चांद लग गए। 93 में नवाज शरीफ साहब की सियासत अगर वो बयान ना लेते तो शायद जर्दी की टोकरी में होती। फिर उसके बाद 1999 के अंदर 2000 में फिर वापस आया, फिर वही बयानिया। बयानिया के अंदर बहुत ये सोचने में कब मकाम है हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ये क्यों है कि उनके खिलाफ जो बयानिया बंदा सियासत में अपनाता है तो उसको 4 चांद लग जाते हैं? क्यों मुस्लिम लीग की सियासत इतनी पॉपुलर होती तो आप आज डिस्कस ना कर रहे होते कि इलेक्शन हो रहे हैं, डिस्कस हम इमरान खान को कर रहे हैं। इसलिए कि आपकी मजबूरी है, आप हमेशा वो बंदा ढूंढते हैं कि इमरान खान साहब वाला आए ताकि आपकी रेटिंग बढ़े, क्योंकि व्यूअरशिप उनके पास है। आपका जो बड़े बड़े चकादरी जो है, मैं बैलकवामी लोगों को सुनता हूं मेरे किसी एस्पेक्ट में जो आज के दुनिया के अंदर एक हिजान बरपा हुआ है, बड़े बहुत नामी ग्रामी नोबेल प्राइज याफ्ता, व्यूअरशिप है 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो जो उनको लोग रिचुअल के तौर पे सुनते हैं। और यहाँ पे हमारे तहरीक इंसाफ के व्लॉगर्स हैं, तो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन। देखो मैं आपको मेरी बात रखो, सुने, ये पता चलता है कि ये व्यूअरशिप जो होती है ये यही बता रही है। बल्कि इमरान खान साहब के एक नेगेटिव बता दूं कि इसके वो कैप्टिव हो गए, सीर होकर रह गए। लेकिन मैं हम बात डिस्कस कर रहे हैं सब इलेक्शन, लेकिन डिजिटल मीडिया पे तो होना नहीं ना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किस तरह वो कन्वर्ट करके इधर लाकर और फिर उससे किसी तरह फायदा भी तो उठाना है ना। छोड़े, कन्वर्ट नहीं है तो कन्वर्ट नहीं कर, उसको छोड़े। मैं अभी तक ये नहीं देखता 8 फरवरी को भी तरीके से इलेक्शन हार गई थी, क्या स्कूल मिल गया? स्कूल मिलता तो ये क्या सुना देते ताहियात? इसका क्या क्यों क्या दिमाग क्या सोच रहे हैं? इनसिक्योरिटी हमारा क्या बनेगा अगर हम इक़्तिदार से लैदा हो गए? ये मकबूल लोग करते हैं कि अपने लोगों से डरते हैं। ये इस्तिस्ना का आप देखेंगे ज़हनी तौर पे ये इनसिक्योर माइंड की निशानी है कि अदालत मेरी मर्जी की हो। मतलब आप ये देखेंगे ये सारी जो चीजें होती है हमारे सदर मोहतरम को जो इस्तिस्ना चाहिए, चलो मैं आपकी सहूलत के लिए कह देता हूँ कि सदर मोहतरम को जो इस्तिस्ना चाहिए, उसके पीछे क्या चीज का फरमाती कि हमने फ्यूचर अगर अल्लाह ताला वेल तो सारे कब्र के अंदर, मैं जरदारी साहब मुझे बहुत छोटे हैं लेकिन हम कब्र के अंदर पैर हमारे पाँव हैं। अभी भी हमें इस्तिस्ना चाहिए कि डर लगा रहता है कि जो 2 साल रह गए अज़ाब में ना आ जाए। ये है आपको अपनी कौम से, लेकिन ये बात भी तो है ना, इसलिए राना सलाउल्लाह साहब कमा हक को, भाई एक फिक्र क्यों, लेकिन राना सलाउल्लाह साहब कमा हक को हूत असल में असलियत से जानते हैं कि इस मुल्क में उनकी सियासत जो है इस वक्त मार्जिनलाइज हो गई है, उनकी क़यादत जो है वो इररेलेवेंट हो गई सियासत। अच्छा फारूक साहब, अब मसला ये है कि मकबूल लोग जब हुकूमत बनाते भी हैं तो वो बातें भूल जाते हैं। जिस तरह अभी बैरिस्टर गौर साहब फरमा रहे थे कि साफ और शफाफ जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तो उनके दौरे हुकूमत भी गुजर गया तो वो सब कुछ नहीं हुआ। अब लोग इंटरेस्ट खो देते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में इतने लोग नहीं आते जितने एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उतने भी नहीं आते। फिर लोग अगर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जनरल इलेक्शन में हमने जिसको वोट दिया था उसके डब्बे में से निकला ही नहीं उसके नाम का, तो फिर आखिर करना क्या है? निज़ाम तो यही चल रहा है, इसी में सर्वाइव करना है हर किसी ने। नहीं, ये अभी हमारे जो आज का इलेक्शन है इसमें तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हिस्सा ले रही होती तो शायद मामला मुख्तलिफ होते, इस तरह इतनी बुरी तरह से इरेलेवेंट ना होते इन इलेक्शन जहाँ पे वो नहीं। ये एक सवालिया निशान बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है,
तहरीक इंसाफ की अपनी एक पॉलिसी है, लेकिन इससे ये तो साबित होता है ना कि मुकाबला ए और बी के दरमियान था, तो अगर बी ही ना हो तो ए ने मुकाबला किसके साथ करना है। यानी अब आप देखें कि जो रिजल्ट अगर आपको घर बैठे पता है कि रिजल्ट क्या होगा, यानी जब को बी नहीं है दरमियान में, तो फिर उस इलेक्शन में क्या दिलचस्पी होगी, या उसके लिए मैं और आप क्या तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जद्दोजहद जो नाम एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है वो तो इसी का नाम है कि मुकाबला तो करते रहे ना, ग्राउंड तो नहीं छोड़ना। ये तो उनकी कोई अपनी पॉलिसी है। मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप इलेक्शन को बाइकाट करते हैं, चाहे वो कोई जमात इस्लामी है या बाकी लोग हैं, इसके एक नताइज होते हैं आगे चल के। डेफिनेटली आप वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप कहीं पे स्पेस छोड़ते हैं तो उसके एक अपने आगे जाके उसकी कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट होगा। लेकिन अभी तो यूँ नज़र आता है कि जैसे देखिए तहरीक इंसाफ ने अपने तहीं एक सियासी चाल भी चली कि यानी जिन इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इसका नुकसान तो आगे जाके पता चलेगा कि वही इलेक्शन की फिर गहमा गहमी वो नहीं रही। यानी अब 13 हल्कों में इलेक्शन हो रहा हूँ, 6 कौमी असम्बली के, 7 सूबाई असम्बली के, और आलम ये हो कि बस अब 2, 4, 5 जगहों पे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुझे भंगड़े डालते नजर आ रहे हैं, ढोल बजाते नजर आ रहे हैं, वो इलेक्शन कैंप्स भी नजर नहीं आए हमें, वो नजर नहीं आए। फिर लोग नहीं निकले। मुझे अभी एक नून लीग के रहनुमा थे तो उन्होंने कहा देखें जी तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकला। मैंने उन्हें कहा तहरीक इंसाफ को आप रिमूव कर दें इसमें से, वोटर ही नहीं निकला। तो ये वाली एक बात है कि जब इलेक्शन ही नहीं हो रहा इस तरह से, भाई बज़ाहिर तो इलेक्शन हो रहा है, दुनिया के लिए तो ये इलेक्शन है। आप मुल्क इसी पे चलना है, उन लोगों ने नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के साथ अक्सरियत भी मिल जानी है, सब कुछ हो जाना है। लेकिन इसको अगर आप देखें असल रूह क्या थी, जमहूरियत क्या है कि सब लोग, किसी को भी इलेक्शन लड़ने का हक है, लोग अपने अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, उसके नतीजे में एक रिजल्ट आता है, और फिर जो मेजॉरिटी लोग होते हैं उनका जो मेंबर है वो पार्लियामान में पहुंचता है, उनके मसाइल के लिए, उनके लिए कानून साजी करता है। ये है ना इसकी असल रूह। ये तो नहीं है कि भाई ज़ौक अहमद साहब को खड़ा कर दिया जाए एक न्यूज़ में और अकेले ही एंकर हों, 24 घंटे खुद ही अकेले प्रोग्राम करते हों और बाद में कहें मेरी रेटिंग सबसे ज़्यादा है। ऐसे तो रेटिंग नहीं हो सकती। तो उसके लिए मुझे भी मौका मिलना चाहिए, माजिद निज़ामी साहब को भी मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, फिर आपके शो की रेटिंग तय होगी कि भाई रेटिंग अच्छी। लेकिन अगर आप बायकॉट करके ही चले जाएं तो मुझे अगर क्या पता आप मजबूर कर दें एक न्यूज़ में कि आपने नहीं करना शो, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। निज़ामी साहब, ये अब बात ये है कि किसी ना किसी तरह वो एक गहमा गहमी, जिस तरह अभी फारूक साहब ने फरमाया कि वो होनी चाहिए थी, और आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मस्ट हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि ये चीज़ बरकरार रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में नहीं आती या सीट नहीं जीतती तो अपोजिशन की तो सबसे बड़ी जमात है ना। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के जितने भी सियासी फैसले होते हैं उनको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये बात दुरुस्त है कि बाइकआउट का एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन कई दफा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए भी इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। मुझे तारीखी तौर पे वो मिसाल याद आ रही है 1993 में MQM ने एहतजाजन कराची की सीटों पे जो है वो बाइकाट का ऐलान किया, और वो सीटें जहां पर 1-1 लाख पे 90-90 हजार पे MNAs होते थे, वहां पर 10-10, 12-12 हजार के ऊपर MNA जीते दूसरी जमातों के। इस हद तक जो है वो हुआ, और 3 दिन बाद जब सूबाई इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया तो वो नंबर फिर जो है वो उसी तरह बढ़ के जो है वो हजारों से लाखों की तरफ चला गया। तो कई दफा आपने पॉइंट प्रूफ भी करना होता है कि बाइकआउट की वजह से सिस्टम इररेलेवेंट हो जाता है। वो जो वोटर है जिसका एतमाद मशकूक हो गया है, डगमगा गया है, बुनियादी मामला ये है कि उसको पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए एक ना एक उम्मीद होती है, उसकी एक तवक्को होती है कि मेरी जो ये एक्टिविटी है, मेरी ये जो एफर्ट है, क्या ये जाया तो नहीं हो जाएगी, क्या ये इसका कोई समर तो नहीं खराब होगा, मसाइल तो नहीं होंगे। तो जब बुनियादी मामला ये आ जाए तो फिर आप ये वोटर का ट्रेंड, उसकी जो टर्नआउट के मसले हैं, कैंपों का खाली होना है, शाम होते ही पोलिंग स्टेशंस वीरान होना है, ये सारी एक्टिविटी उससे रिलेटेड है। आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये पूरी एक कॉन्टिन्यूटी बनती है। तो हमने ये बिल्कुल देखा है कि बाई इलेक्शन, डस्का का बाई इलेक्शन हमारे सामने है, 2-3 साल पहले हुआ है। इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन जो मियां हमजा शहबाज वाले थे वो थे। बाई इलेक्शन के अंदर बहुत से लोग अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए भी कैंपेन में जाते हैं। यहाँ पर इवन पंजाब के अंदर जो राइवलरी है जिनकी आपस में, डेरा गाजी खान में जो इलेक्शन हो रहा है जिसमें रवायती हरीफ सामने है 50-50 साल से,
उनकी कैंपेनिंग जो है उसके अंदर वो असर नजर नहीं आया। तो इससे ये पता चलता है कि जब किसी को इररेलेवेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप ऑर्डर के जरिए तो उसको कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर चीजों को मेंटेन करना, उनको उस तरह से मुनज़्ज़म रखना या उनका वो तासुब कायम रखना, फिर वो सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा न्याज़ी साहब, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी सिलसिला है और इसके अंदर PMLN जो है वो अगर कामयाबी हासिल करती है तो कहीं ना कहीं PMLN के लिए ये खुशाइंद बात है कि उनको अब ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और उनको इससे बूस्ट मिलता है कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर और करेंगे, या उनकी हिमायत बढ़ रही है? देखिए जी, मैं तो जाती तौर पे जो है ना, मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, मैं लकीली या अनलकीली व्हाटएवर, मैं टीन एज से ही इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर प्रैक्टिकली मैं एज ए एक्टिविस्ट जो है वहां पे जो है मौजूद हूँ। और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मैंने बड़ा भरपूर रोल अदा किया है। भुट्टो साहब के दौर में उनके आखिर तक जो भी था, बल्कि फोर फ्रंट में रहे हैं। मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि बायकॉट सियासी जमातों को नहीं करना चाहिए, कोई भी हालात हो, कितना एडवर्स हो। ये एक बड़ी, इसके अंदर एक बड़ी विजडम है जो एक तफसील मांगते हैं। कभी फिर किसी वक्त किसी प्रोग्राम बताएंगे कि इसके क्या आपको इफेक्ट्स होते हैं। हकीकत यह है कि मैं बहुत सारी चीजों को समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने 88 के अंदर जो परफॉर्म किया है, जिसमें वो पहली दफा भुट्टो साहब की फांसी के बाद वो इक़्तिदार में आई, बेनज़ीर साहबा, को पैथेटिक परफॉर्मेंस थी कि उनको 116 सीट से 117 सीट चाहिए थी अपनी हुकूमत बनाने के लिए। उनके पास 82 या 88 के करीब सीट्स आई, यानी कि वो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो साहब, इमरान खान साहब की 90% थी, उसको हकी सच्ची सीट्स कितनी मिली? 88। और वो भी है तो इसलिए वो हकी थी कि अमेरिकन ने आके यहाँ पे कैप लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि हमने आपको इलेक्शन हमने दराना कराने, रियाल हक साहब का क्रैश हो चुका था। अब मेरा ख्याल है कि 85 के अंदर पीपल्स पार्टी का बायकॉट ना करती, और भी 2-3-4 चीजें हैं जिनको मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो शायद कम अज कम सिंपल मेजोरिटी आ जाती, जो कि पीपल्स पार्टी के शान नहीं थी सिंपल मेजोरिटी भी, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये हमेशा 2008 के इलेक्शन में ये तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट जमीन बोस बल्कि पल्वराइज एलिमिनेट हो गई थी। इमरान खान ने किया था, मैं उस उनके साथ था दिलो जान से, और मेरे उनसे आखिर लंबे तक झगड़ा होता रहा था कि खुदा के बाद कागजात दे दे, अब छोड़े बायकॉट को, अब तबाह बर्बाद होएंगे। फिर एक अलग बात है कि वो अल्लाह ताला का अपना निजाम है, उनकी स्कीम अल्लाह की, कि 2008 के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट में जो अपोजिशन की स्लॉट खाली हो गई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो है उन्होंने ऊपर नीचे इकट्ठी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, और पंजाब में तो वो गवर्नमेंट जो थी अप्रैल मई 2011 तक चली। बस ये वो चीज थी कि इमरान खान साहब जो अकेले उस ग्राउंड में थे, अपोजिशन की स्लॉट खाली, उनको तड़का लग गया। अच्छा न्याज़ी साहब, एक और मामला मुझे पता लंबा हो गया। हाँ, ये बायकॉट नहीं करना चाहिए थे, ये तो तमाम लोगों का जो है वो मुत्तफ़िका पॉइंट आ गया। अब एक मामला है, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ना आज हमारी एक प्रोग्राम में एक बात का इंकशाफ किया, मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो मैं सुनवा देता हूँ, फिर सबकी राय उस पर जानता हूँ। ये पावर शेयरिंग के मुआहदे के हवाले से जो इस वक्त PMLN की हुकूमत है और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये उसके हवाले से उन्होंने एक बयान दिया है, इंटरव्यू में बताया है, ज़रा वो मुलाहिज़ा करते हैं, फिर इस पर आप सबकी राय जानूंगा। मुझे बताया गया, ब्रीफ किया जब टॉक्स हो रही थी कि ये इत्तफाक हुआ है। यस, उसमें इत्तफाक था, और ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा हाफ टर्म होगा और स्पीकर का भी हाफ होगा, और फिर चेयरमैन सेनेट का भी हाफ होगा। नहीं एग्जिस्ट तो पूरा एग्रीमेंट करता होगा, वो तो मुझे नहीं पता उस पर क्या लीडरशिप की बातें हो रही होंगी। जो मुझे कहा गया मेरी पार्टी ने कि विल बी हैविंग हाफ अ टर्म, तो आई ऑनर्ड इट। ये फ़ारूक बड़ाई साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया था कि तमाम चीज़ों में 5 साल के टेन्योर के अंदर सब चीज़ें आधी आधी तकसीम होंगी, यानी 2.5 साल प्राइम मिनिस्टर और फिर इसी तरह स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, ये सब पावर शेयरिंग से 2.5 साल तय किया गया कि ये होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर उसमें उन्होंने बताया कि उससे इनकार किया है। आपको लगता है कि इसी तरह का मुआहदा जो है वो हुआ होगा और इसी बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में भी है?
क्योंकि ये इस तरह की बात बहुत की जाती है उस वक्त ये बात हुई थी। मुझे नहीं पता बाकायदा मुआहदा ये लिखा गया है कि भाई आधी बारी तुम्हारी, यानी इसका मतलब तो यही है ना जो मैं कह रहा हूँ, यानी बलूचिस्तान आधी बारी तुम्हारी आधी मेरी हुआ था। और ये हाँ हुआ वहाँ पर तो ये था ना कि वजीर आला की मदद के लिए। यहाँ पर तो ये जो बात हो रही है पूरी हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट 2.5 साल के लिए आप 2.5 के लिए हम होंगे, इस तरह। मेरी जो इतलात है कि वो फिर उसके ऊपर कोई बाकायदा यानी कि कोई ऐसा अमली तौर पे कोई नहीं ये बात तय नहीं हो गई थी। और फिर एक जरदारी ये मुझे याद है या मेरे जो इतलात हैं उस वक्त की कि बिलावल साहब इस पे कोई नहीं खुश नहीं थे। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रात गई, अगर आपको याद हो, जरदारी साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, तो वो मेरे ख्याल में कुछ लोगों को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। उसमें बिलावल साहब जिस तरह से इजहार कर रहे थे या बैठे थे या उनके जो मामला थे, मेरे ख्याल में कुछ बातें बाद में तय हुई हैं जो आगे खुलेंगी जाके। अगर चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं कि उन्होंने अपने 3 साल की टर्म रखी इसीलिए थी कि 2.5 साल बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी और सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर वगैरह ये चेंज हो जाएंगे। मुझे नहीं पता इसमें अब हकीकत क्या है, लेकिन अब इतने एक रिस्पॉन्सिबल आदमी कह रहे हैं, हुकूमत को जवाब देना चाहिए। माजिद निज़ामी साहब, आपकी सोर्सेज क्या कहते हैं कि इसी तरह की कोई डील की उस वक्त बात की जा रही थी और फिर पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया और फिर 5 साल की हिमायत दे दी फिर मुस्लिम लीग नून को? देखिए, मेरा ख्याल है इसको अगर हम आज के इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ मिला के देखें तो हमें सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी। उसकी वजह यह कि जब मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन से निकल कर एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में चली जाएगी तो फिर अगर इस तरह की कोई बातचीत थी भी तो उसके हवाले से जब एग्जीक्यूशन का मरहला आएगा तो उसमें फिर मुस्लिम लीग नून का अपर हैंड होगा और वो इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनसे बड़ी आसानी से निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग से तंग आके मुस्लिम लीग काफ से हाथ मिला लिया था। तो अब ये जो इलेक्शन रिजल्ट आएगा उसके बाद जो नंबर्स बनेंगे तो उसके बाद अगर हम जो कैलकुलेशन है उसको देखें या नेशनल असेंबली के स्कोर कार्ड को देखें तो उसमें फिर वो जो पीपल्स पार्टी वाला मामला है या डिपेंडेंसी का जो मसला है वो हल होता नजर आएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जितने भी मुआहदे हैं या जितनी भी बातचीत है जो किसी फर्स्ट स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे हुई ये इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ सियासतदानों की तरफ से ये दावा किया गया था कि सबसे पहले सरफराज बुगटी जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है उनके हवाले से ये हाफ ऑफ वाला जो मसला है इसको तय किया जाए, क्योंकि वहां पर भी बलूचिस्तान असेंबली के अंदर भी तकरीबन 16-18 इतनी ही सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक टेस्ट केस होगा कि जिसके बाद फिर हम ये तय कर सकेंगे कि वाकई क्या उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को बदमज़गी होगी या मामला जो है वो बेहतर तरीके से चलते रहें। न्याजी साहब, इस मामले में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा बात की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा, उसकी वजह एक तो नज़र आती है कि आईनी ओहदे उनके पास हैं, लेकिन जितना भी बर्डन है अच्छे काम का बर्डन नून लीग पर है और अगर वो आवाम के अंदर कोई ऐसा काम जिसकी पजीराई नहीं होती वो बर्डन तो पीपल्स पार्टी पर भी पड़ेगा और उसको भी पॉलिटिकली उसका नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह दोनों की हमांगी से तमाम चीज़ें हो रही हैं, तरमीमें भी पास हो रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हो रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये 2.5 साल वाला फार्मूला भी तय हुआ था या है अभी तक? देखिए जी, इस हुकूमत को बने तकरीबन 34 माह हो गए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि एक अरसे से खसूसन पिछले 5-6 माह से मुझे लगता है कि जो हमारी असल मुक़्तदरा है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है। 2 चीज़ों पे जब नहरों के बारे में सिंध के अंदर अपराइजिंग हुई तो मेरा इस बारे में बिल्कुल सेटल्ड ओपिनियन था कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑर्केस्ट्रेट की गई थी, क्योंकि जो लोग जो GDA या प्लीजो साहब वगैरह सारे थे, मेरा सबके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन उनके सबके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का बहुत असर सूख है। उनका सड़कों पे निकल आना और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पैरालाइज कर देना, तब भी मुझे ठंका था कि एस्टेब्लिशमेंट कोई अल्टरनेटिव प्लान पे सोच रही है। दूसरा, NFC के ऊपर भी उनको बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने जाके उनसे बात की, मुज़ाकरात किए, वज़ीर आज़म ने जाके समझाया। मेरा नहीं ख्याल कि वो बजाय करने के उन्होंने पब्लिक में आके बड़ी सख्त स्पीचेस की, असेंबली में की, किसी का बात भी नहीं कर सकता। हमें पता है कि NFC के बारे में पिछले 10-12 साल से, बल्कि 2000 जब से ही हुआ है और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, तो ये बोर्ड ऑफ कंटेंशन है, बड़ी सीरियस बोर्ड ऑफ कंटेंशन है, कतई नजर के और भी कुछ है। अब इसके बाद मैं से कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि मुझे लगता ही है, और ये मेरा बिल्कुल अपना जायजा मैंने पिछले हफ्ते अपनी कॉलम में भी लिखा था, पिछले हफ्ते या जो 5 दिन पहले जो कहा है परसों,
ये फ्राइडे को जो है, मैंने लिखा है कि 2 ऑप्शन जो है ना इस वक्त मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर सोच विचार हो रही है। पहली ऑप्शन ये है कि 2026 में अर्ली इलेक्शन कॉल करके मुस्लिम नून को जो है बिल्कुल स्वीपिंग मेजॉरिटी दिला के और इमरान खान साहब का जो केस है, सजा है, उसको 2, 4, 5 साल के लिए और लिंगर ऑन किया जाए और मुस्लिम नून को एक 2/3 मेजॉरिटी दिला के और उसके बाद अगला जो है 5 साल का इलेक्शन करा दिया जाए। और वो इलेक्शन ये होगा कि RTS प्लस फॉर्म 47, RTS फॉर्म 47 प्लस इलेक्शन, ये मैंने वर्ड भी यूज किया था कि अब प्लस होना है। और उसमें उनको एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर ये समझते हैं कि नहीं, अगर इस पीपल्स पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको थोड़ा चलाना है और ऐसा जैसे निजामी साहब कह रहे थे कि थोड़ी को पुत्र मुड़ करके और मुस्लिम लीग को सिंपल मेजॉरिटी दिला के पीपल्स पार्टी से निकला जाए, वो भी मुमकिन हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी उनके बहुत बड़ा एहसास है। मेरे अपने हिसाब किताब से 25-30 MNAs हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की जेब में है तहरीक इंसाफ के, ठीक है, और वो रिजाइन दिला के इलेक्शन लड़वा के। और दूसरा जो चीज है वो ये है कि अगर उन्होंने ये सोचा, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर उन्होंने हरी की जैसे कि फैज हमीद साहब के बारे में खबरें फीड की है कि हम उनको जो है बड़ी सख्त सजा देने वाले हैं और 3-4 दिन में देने वाले हैं, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को अल्टीमेटली वो सजा देना चाहते हैं। इमरान खान साहब को सजा दे दी, ये बड़ी अहम बात है, तो फिर आपके इलेक्शन जो है अगले 10 साल के लिए शायद मुलतवी हो जाए, फिर आपको ये आईनी अदालत आपके काम आएगी और आपको 10 साल के लिए इलेक्शन तो ये 2 टाइम पर हो जाएंगे, नतीजा क्या होता है ये ज्यादा डिपेंड करता है। टाइम 10 साल तक नहीं होगी। फारूक साहब, ये अब सूरत हाल ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जब भी कोई ऐसी बात आती है इख्तलाफ की, पीपल्स पार्टी और PMLN की, वो पंजाब के अंदर कोई इंतज़ामी मामले के हवाले से हो, वो NFC के हवाले से हो, वो नहरों के हवाले से हो, तो अपोजिशन को एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि शायद ये अभी इकट्ठे ना चल सकें और कहीं ना कहीं ये जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा सकें। आपको लगता है कि ये 5 साल चल जाएंगे? PDM की हुकूमत हमने देखी कि वो बिल्कुल ठीक चली, अभी भी कोई ऐसा इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। अमूमन इतना लंबा, ऐसी 2 बड़ी सियासी जमातें इतना लंबा नहीं चलती, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और ऐसे ही लग रहा है कि ये निज़ाम पूरा होगा, 5 साल तक होगा। या आपको लगता है उससे पहले कुछ ऐसा हो सकता है? वो NFC हो सकता है, वो नेहरू का मामला हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। पहली बात तो ये है कि अगर अपोजिशन पीपल्स पार्टी पे इन्हिसार कर रही है तो फिर ये बड़ी गलती की बात है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कहीं पर है। और अगर बात पीपल्स पार्टी पे ही आ गई है तहरीक इंसाफ की तो बाइकआउट में वो फिर मैं क्या आगे से कहूँ। और दूसरी बात ये है कि ये आपने कहा जी 5 साल तक, पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं चलता। जब मुझे याद है बाजवा साहब का दौर था, तो हम जब भी किसी फेडरल मिनिस्टर से मिलते थे तो ऐसे लगता था वो अपनी कुर्सी उसकी जो है नीचे से पता नहीं किस तरह से मजबूती से बांधी गई है, और वो अगले 8-9 साल की मनसूबाबंदी करते थे। जब हम उनसे पूछते थे तो उन्होंने पूरा हमें बताते थे कि ये होगा, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद वो आएंगे, उसके बाद ये, ऐसे करके हमारा 10 से 15 साल का मंसूबा है। तो आज भी इस तरह के मंसूबे डिस्कस होते हैं, बातें होती हैं, की जाती हैं। न्याय साहब कह रहे हैं 10 साल के लिए असम्बलियाँ, यानी जो न्याय साहब इशारा कर रहे हैं, मैं अगर उसे समझाऊँ तो वो ये है कि यही लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं, कोई ऐसी तरमीम आएगी कि भाई 10 साल तक ये लोग चलते रहेंगे और किसी इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, और अगर आ भी जाए तो इलेक्शन तो हुकूमत जीत ही रही है। तो मेरे ख्याल में ये कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी वो किस तरफ जाए। ठीक है, वो खुश तो नहीं है, पंजाब में ख़ास तौर पे, बाकी जगहों में खुश तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी कोई नहीं है, इसीलिए वो साथ कंबल के साथ ही जुड़े हुए हैं वो लोग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हफीजुल्लाह अजीज़ साहब, फ़ारूक वड़ाइच साहब और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।